नमस्कार दोस्तों, मैं CS चौधरी अव्यक्ति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक उच्चारण स्थान लेकर के। मित्रों, रीट परीक्षा में हमेशा एक प्रश्न उच्चारण स्थान से संबंधित होता है। उच्चारण स्थान क्या है और यथासंभव वो प्रश्न केवल इतना होता है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो वो प्रत्येक विषय वस्तु कौन कौन से उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान क्या है और कौन से वर्ण का किस उच्चारण स्थान से उच्चारण किया जाता है, ये संपूर्ण विषय वस्तु मित्रों हम आज के इस प्रकरण में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए, समझते रहिए। आइए मित्रों, शुरू करते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान अर्थात जिस वर्ण का जिस स्थान से उच्चारण किया जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। कोई भी वर्ण क, च, य, म, ट जो भी हैं, इन सभी वर्णों का जिस जिस स्थान से उच्चारण किया जाएगा वो स्थान इस वर्ण के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। मित्रों, सामान्यतः उच्चारण स्थानों की संख्या 7 मानी गई है। मूलतः उच्चारण स्थान 7 हैं, किंतु पाणिनीय शिक्षा में 8वें उच्चारण स्थान उरस को भी माना गया है। इस प्रकार पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अगर देखा जाए तो उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है और सामान्यतः है तो 7 है। इसके अलावा कुछ उच्चारण स्थान ऐसे भी होते हैं जो संयुक्त होते हैं, अर्थात दो उच्चारण स्थानों के से मिलकर के बनते हैं, तो उनको भी हम सीखेंगे। और जो सामान्यतः या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 उच्चारण स्थान हैं, उन प्रत्येक उच्चारण स्थान को भी आज इस क्लास में सीखेंगे। प्रत्येक वर्ण जहां से उत्पन्न होता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। सामान्यतः उच्चारण स्थानों की संख्या मित्रों कितनी है? 7 है। सामान्यतः उच्चारण स्थानों की संख्या 7 मानी गई है, किंतु पाणिनीय शिक्षा में एक और उच्चारण स्थान जोड़ा गया है, उरस, और उस उरस को जोड़ करके पाणिनीय शिक्षा के अनुसार इन उच्चारण स्थानों की संख्या 8 मानी गई है। तो अगर प्रश्न सामान्य रूप में हो तो 7 और 8 में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। और स्पेसिफाई किया गया पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं, तो मित्रों पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने होंगे? 8 होंगे। यही इसी प्रकार का प्रश्न हमने वर्ण प्रकरण में भी देखा था कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं। तो कई बार प्रश्न का उत्तर प्रश्न की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ये 8 उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, तो एक श्लोक के माध्यम से आइए मित्रों इसको देखते हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। एक श्लोक मात्र से आपको 8 उच्चारण स्थान याद हो जाते हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। अब आप देखें श्लोक को। अष्टौ स्थानानि अर्थात जो उच्चारण स्थान हैं, वर्णानाम वर्णों के उच्चारण स्थानों की कुल संख्या अष्टौ अर्थात 8 मानी गई है। वर्णों के उच्चारण स्थानों की कुल संख्या 8 मानी गई है। वो 8 कौन कौन से हैं? उरह, कंठा नाम में से उरह को अलग करेंगे तो उरह, कंठः, शिरः, 3 तो यहां आ गए। उरह, कंठ और शिरः। यहां शिरः का मतलब है मित्रों मूर्धा। आप भ्रमित ना हो कि मूर्धा उच्चारण स्थान कहीं शिरः से अलग तो नहीं है, तो शिरः का मतलब है मूर्धा। इसके अलावा जिह्वामूलम, दंतः, नासिका, ओष्ठौ और तालु। जिह्वामूलम, दंतः, नासिका, ओष्ठ और तालु। इस प्रकार जो 8 उच्चारण स्थान पाणिनीय शिक्षा में दिए हुए हैं
वो 8 एक श्लोक के माध्यम से आपके सामने है। आप चाहें तो इस श्लोक को याद करके ही उच्चारण स्थानों को याद कर सकते हैं। एक बार पुनः दोहरा देता हूं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम रः कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंतश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। आइए मित्रों, प्रत्येक उच्चारण स्थान की एक बार चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से उच्चारण स्थान है स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो उच्चारण स्थान है जिनकी संख्या कितनी है, 8 है। वो 8 हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वामूल और उरस। ये 8 उच्चारण स्थान पाणिनीय शिक्षा के अनुसार माने गए हैं। तो ये तो बात हुई मित्रों उच्चारण स्थानों के नामों से संबंधित। अब आगे चर्चा करते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण कौन से स्थान से किया जाता है, और इसको सरल और सहज रूप में समझने के लिए आवश्यक है हम कुछ सूत्रों की सहायता लें। एक एक वर्ण को याद कर पाना मुश्किल होता है, प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान याद करना मुश्किल होता है। उसके लिए जरूरी है कि हम एक सूत्र को याद कर लें और उस सूत्र से ही ज्ञात हो जाएगा कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मित्रों, पहला सूत्र आपके समक्ष दिया हुआ है, अकोह विसर्जनीया नाम कंठ। अकोह विसर्जनीया नाम कंठ। आप इस सूत्र को देखेंगे तो सूत्र के आप आरंभिक हिस्से में, प्रारंभिक भाग में वो वर्ण दिए हुए हैं जिनका उच्चारण स्थान बताना है, और सूत्र के अंतिम भाग में यानी अंतिम शब्द के रूप में उच्चारण स्थान दिया हुआ है। तो एक सूत्र से वर्ण और उसका उच्चारण स्थान दोनों ही स्पष्ट हो जाते हैं। देखें, अकुह विसर्जनीया नाम पहला भाग हो गया, इसमें वर्ण दिए हुए हैं। कंठ, यह उच्चारण स्थान हो गया इन वर्णों का। अब कौन कौन से वर्ण हैं एक बार उनको समझ लेते हैं। अकुह, सबसे पहले अ दिया हुआ है। अ का मतलब है मित्रों अवर्ण, और अवर्ण से तात्पर्य होता है अ और आ दोनों, ए और आ दोनों, अर्थात ह्रस्व अ और दीर्घ आ। तो अवर्ण, अवर्ण के बाद में दिया हुआ है मित्रों कु, और कु का मतलब होता है कवर्ग। कु यानी कवर्ग, हमने वर्ण प्रकरण में पढ़ा था इस चीज को, कु चू टू तू पू में। तो कु मतलब कवर्ग है, और कवर्ग से तात्पर्य क्या हुआ, क, ख, ग, घ और ङ, पांचों वर्ण। तो कवर्ग के जो पांचों वर्ण हैं क, ख, ग, घ, ङ, उन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान भी क्या है, कंठ है। अवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। इसके बाद में दिया हुआ है मित्रों, आप देखेंगे ह, अर्थात हम कह सकते हैं कि ह वर्ण का उच्चारण स्थान भी क्या होता है, कंठ होता है। ह वर्ण को कहां से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। और उसके बाद दिया हुआ है मित्रों विसर्ग, अर्थात विसर्ग का भी उच्चारण स्थान जो होगा वो कौन सा होगा, कंठ होगा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अर्थात अवर्ण, कवर्ग, ह और विसर्ग, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। तो आप केवल सूत्र को याद करने मात्र से ही इस कंठ से बोले जाने वाले सभी वर्णों का उच्चारण स्थान याद कर सकते हैं। अगले सूत्र पर चलते हैं मित्रों, और दूसरा सूत्र है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु, अर्थात प्रारंभिक भाग में वर्ण दिए हुए हैं और अंतिम भाग में उच्चारण स्थान। जिस प्रकार पिछले सूत्र में था, प्रारंभिक में वर्ण दिए हुए थे और अंत में उच्चारण स्थान दिया हुआ था कंठ, ठीक उसी प्रकार से सूत्र के प्रारब्ध में यानी पहला जो आधा भाग है उसमें वर्ण दिए हुए हैं और अगले भाग में दिया हुआ है उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान तो हो गया तालु। अब बात करते हैं कि इस तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो मित्रों, तालु से सबसे पहले आया ई। ई से तात्पर्य हुआ इवर्ण। ई से क्या तात्पर्य हुआ, इवर्ण। और इवर्ण का मतलब हुआ ह्रस्व और दीर्घ दोनों ई। इवर्ण से मतलब हुआ ह्रस्व और दीर्घ दोनों ई।
उसके बाद में आया हुआ है चू, और हम पढ़ चुके हैं चू का मतलब है चवर्ग। चू का क्या मतलब है? चवर्ग, और चवर्ग से तात्पर्य है च, छ, ज, झ और ञ। ये जो 5 वर्ण चवर्ग के हैं, इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान भी तालु होगा। ई वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होगा और चवर्ग का उच्चारण स्थान भी तालु होगा। इसके बाद आप देखिए तो इसमें दिया हुआ है य, अर्थात य वर्ण का उच्चारण स्थान भी कौन सा होगा? तालु होगा। और य के बाद में दिया हुआ है श, श वर्ण का उच्चारण स्थान भी तालु होगा। तो अब आप देखिए ये सभी वर्ण आ गए और ये आ गया उच्चारण स्थान। इचु यशानाम तालु, अर्थात इवर्ण, चवर्ग, य और श, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। मित्रों, आप जानते भी हैं कि श को तालव्य श भी कहा जाता है। इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। तो 2 सूत्र आपने समझे। पहला था अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, अर्थात अवर्ण, कवर्ग, ह और विसर्ग, इन सभी वर्णों का उच्चारण कंठ से होगा। दूसरा सूत्र आपने पढ़ा इच्छु यशानाम तालु, अर्थात इवर्ण, चवर्ग, य और श, इन सभी वर्णों का उच्चारण तालु से होगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, और अगला सूत्र है ऋटुर्षाणाम मूर्धा। अगला सूत्र है ऋटुर्षाणाम मूर्धा। इसमें प्रारंभ में वर्ण दिए हुए हैं और अंत में दिया हुआ है उच्चारण स्थान। आप देखिए जैसा कि पिछला सूत्र में भी था, यहां प्रारंभ में वर्ण दिए हुए हैं और अंत में दिया हुआ है उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा है। उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा। और मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण, मूर्धा से बोले जाने वाला पहला वर्ण है रिवर्ण, और रिवर्ण का तात्पर्य हुआ मित्रों ह्रस्व और दीर्घ दोनों री। रिवर्ण, पहला वर्ण कौन सा हो गया? रिवर्ण। रिवर्ण से तात्पर्य हुआ री और री दोनों। उसके बाद में दिया हुआ है मित्रों टू। टू का मतलब हुआ टवर्ग। टू का मतलब क्या हुआ? टवर्ग। और हम जानते हैं टवर्ग से तात्पर्य होता है ट, ठ, ड, ढ और ण। ये जो टवर्ग के 5 वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान भी मूर्धा होगा। तो रिवर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा और टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा। इसके बाद में आप देखेंगे दिया हुआ है र, अर्थात र वर्ण का उच्चारण स्थान भी क्या होगा? मूर्धा होगा। र वर्ण का उच्चारण स्थान भी मूर्धा होगा। और र के बाद में दिया हुआ है श, अर्थात श का उच्चारण स्थान भी मूर्धा ही होगा, जिसको हम मूर्धन्य स भी कहते हैं। तो इस प्रकार पुनः ध्यान दें कि मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण हुए रिवर्ण, टवर्ग, र और स। तो ये सभी वर्ण कहां से बोले जाएंगे? मूर्धा से बोले जाएंगे, और इनका उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा? मूर्धा माना जाएगा। तो एक सूत्र मात्र से आप मूर्धा से बोले जाने वाले सभी वर्णों को उच्चारण स्थान के नाम सहित याद कर सकते हैं। तो आपने अब तक 3 सूत्र देखे। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, इच्छु यशानाम तालु, ऋटुर्षाणाम मूर्धा। अगला सूत्र देखते हैं मित्रों लितुलषानाम दंतः। अगला सूत्र है लितुलषानाम दंतः, अर्थात अगला उच्चारण स्थान हम ले रहे हैं दंत। और दंत से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे? दंत से बोले जाने वाले वर्ण हैं लृ। लृ का दीर्घ रूप नहीं होता है, आप पढ़ चुके हो वर्ण प्रकरण में, तो लृ का लृ रूप ही रहेगा। इसके बाद में आ रहा है तू। इसके बाद में तू, और तू का मतलब हम बहुत अच्छे से जानते हैं तवर्ग। तवर्ग अर्थात त, थ, द, ध और न।
ये कौन से वर्ण हो गए? तवर्ग के वर्ण हुए। और तवर्ग के त, थ, द, ध, न, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होगा। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होगा। इसके बाद में दिया हुआ है ल, अर्थात ल का उच्चारण स्थान भी दंत होगा। और ल के बाद आ रहा है स, स का उच्चारण स्थान भी दंत होगा। स का उच्चारण स्थान भी दंत होगा। तो इस प्रकार ऋ, तवर्ग, ल और स, ये सभी वर्ण जो हैं वो किससे बोले जाएंगे? दंत से बोले जाएंगे। ये सभी वर्ण दंत से बोले जाएंगे, अतः इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों और अगला सूत्र लेते हैं, उपुपधमानीयानाम ओष्ठौ। अगले सूत्र के रूप में है आपके पास उपुपधमानीयानाम ओष्ठौ। और अगर आप अंत में देखेंगे तो उच्चारण स्थान दिया हुआ है ओष्ठौ, अर्थात ओष्ठ। उच्चारण स्थान सूत्र के अंत में दिया हुआ है ओष्ठौ, अर्थात ओष्ठ उच्चारण स्थान है। और ओष्ठ उच्चारण स्थान से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, एक बार उनको सूत्र की सहायता से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है ओ, अर्थात हम कह सकते हैं उवर्ण। उवर्ण ह्रस्व और दीर्घ दोनों, ह्रस्व और दीर्घ दोनों। इसके बाद में दिया हुआ है पु। मित्रों इससे पहले जो सूत्र थे उसमें कु, चु, टू और तु, सभी में उ ह्रस्व था और यहां आया हुआ है दीर्घ। इस दीर्घ के आने का कारण है कि यहां एक उ और मिल गया, और एक उ और मिलने का मतलब इसको अगर हम अलग करते हैं तो ये होता है उ, पु और पु के साथ में उपधमानीय। उपधमानीय अर्थात हम कह सकते हैं कि उवर्ण है, उवर्ण के बाद में पु, और पु को हम जानते हैं मित्रों क्या कहलाता है? पवर्ग कहलाता है। पवर्ग से तात्पर्य होता है प, फ, ब, भ और म। उवर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, पवर्ग का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ होगा। और अब हमने यहां से निकाला उपधमानीय, अर्थात जो उपधमानीय व्यंजन हमने पढ़े थे वर्ण प्रकरण में, उपधमानीय व्यंजन, उनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ ही माना जाएगा। और उपधमानीय व्यंजन के रूप में हमने क्या पढ़ा था कि प और फ से पहले आने वाला अर्ध विसर्ग उपधमानीय होता है। प और फ से पहले आने वाला अर्ध विसर्ग उपधमानीय होता है, अर्थात जब प के पहले अर्ध विसर्ग आएगा तो उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, और फ के पहले अर्ध विसर्ग आएगा तब भी उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। तो दोनों ही चीजें स्पष्ट होनी चाहिए कि पवर्ग का तो है ही, लेकिन पवर्ग के साथ साथ में अगर उपधमानीय वर्ण के रूप में अर्ध विसर्ग से युक्त प या अर्ध विसर्ग से युक्त फ आता है तो इनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ ही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि सामने दिया हुआ है उ, पवर्ग और उपधमानीय प, फ, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा? ओष्ठ माना जाएगा। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अगले उच्चारण स्थान पर बढ़ते हैं और अगला उच्चारण स्थान है मित्रों नासिका, नाक। यम गण नाम नासिका, पुनः ध्यान दें, यम गण नाम नासिका, अर्थात प्रत्येक वर्ग के जो पांचवें अक्षर थे, प्रत्येक वर्ग के पांचवें जो वर्ण थे उन पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका माना जाता है। किसको माना जाता है? नासिका को माना जाता है। आप सूत्र में से निकालेंगे तो देखो कौन कौन से वर्ण हैं, य, म, ङ, ण और न। ये पांच वर्गों के अंतिम पांचों वर्ण हो गए, जिसको आप देखें तो कवर्ग का अंतिम वर्ण होता है ङ, चवर्ग का अंतिम वर्ण होता है य, टवर्ग का अंतिम वर्ण होता है ण,
टवर्ग का अंतिम यानी पांचवा वर्ण न होता है और पवर्ग का अंतिम पांचवा वर्ण क्या होता है, म होता है। तो इन पांचों वर्णों के उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका को माना जाएगा। इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान किसको माना जाएगा, नासिका को माना जाता है। इसीलिए कहा गया यम गणना नाम नासिका। हम बोलती हैं तब भी आपने ध्यान दिया होगा कि इन वर्णों को बोलते समय मुख के साथ साथ नाक से भी आवाज आती है, नाक से भी सुर निकलता है, इसलिए इनको अनुनासिक भी कहा जाता है। नासिकाया पश्चात, अब बेभाव समास में पढ़ेंगे तो नासिकाया पश्चात यानी जिसका उच्चारण नासिका के साथ साथ हो, नाक की सहायता से होता है, वो क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। तो अब मित्रों एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देनी है कि जब हम शुरुआत के 5 सूत्रों में अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इच्चु यशा नाम तालु, ऋतुषाणाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंत और उपुपधमानिया नाम ओष्ठौ, इन 5 सूत्रों को पढ़ रहे थे तो 5 सूत्रों में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग आया था और हमने कहा था कि इन वर्गों का उच्चारण स्थान उनके सूत्र के अनुसार होगा। पर यहां ध्यान यह देना है कि कवर्ग, एक उदाहरणार्थ में लेता हूं, तो कवर्ग की जब हमने बात की थी तो कवर्ग का पंचम वर्ण ङ था और कवर्ग का उच्चारण स्थान था कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, तो कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ था और कवर्ग का पंचम वर्ण ङ है। आप पुनः देख लीजिए, क, ख, ग, घ और ङ, तो कवर्ग का पांचवा वर्ण ङ है। जब कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है तो ग का उच्चारण स्थान भी क्या है, कंठ है। तो अब यहां ध्यान यह देना है कि हमने कहा कि इस ङ का उच्चारण स्थान तो नासिका भी होता है, इस ग का उच्चारण स्थान तो नासिका भी होता है। तो मित्रों विशेष रूप से ध्यान दें कि जो पंचम वर्ण हैं, इन पांचों वर्णों के, पंचम वर्ण यानी वर्ग के जो अंतिम अक्षर हैं वो प्रत्येक वर्ग के 5 हो गए, अंतिम के अनुसार पांचों वर्गों के 5 वर्ण हुए। तो जो अनुनासिक वर्ण हैं, आप यूं समझिए उसको, जो अनुनासिक वर्ण हैं उन अनुनासिक वर्णों के 2-2 उच्चारण स्थान होंगे। कैसे होंगे, 2-2 उच्चारण स्थान होंगे। एक तो होगा उसके वर्ग के अनुसार, एक तो होगा वर्ग के अनुसार और दूसरा उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका। जैसे हमने कंठ को देखा तो कंठ में ङ जो है, इस ङ का उच्चारण स्थान कंठ भी होगा और ङ का उच्चारण स्थान नासिका भी होगा। एक बार फिर से समझ लें कि कवर्ग के अनुसार ङ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो और यमगणना नाम नासिका के अनुसार ङ का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका भी है। तो हम कह सकते हैं कि ङ के 2 उच्चारण स्थान होंगे, कंठ और नासिका। इसी प्रकार य का उच्चारण स्थान तालु भी होता है, इचु यशानाम तालु क्योंकि तवर्ग का वर्ण है, सॉरी य का उच्चारण स्थान तालु भी होता है, इचु यशानाम तालु क्योंकि चवर्ग का वर्ण है। साथ के साथ में इसका उच्चारण स्थान नासिका भी होगा, साथ के साथ में इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका भी होगा। तो ये भी कितने जगह से बोला जाएगा, 2 जगह से, अर्थात हम कह सकते हैं कि य के भी 2 उच्चारण स्थान होंगे। इसी प्रकार ऋण वर्ण का उच्चारण स्थान वर्ग के अनुसार मूर्धा होगा और दूसरा उच्चारण स्थान कौन सा होगा, नासिका होगा, दूसरा उच्चारण स्थान नासिका। तो देखो तीनों के 2-2 उच्चारण स्थान हुए। इसी प्रकार न का उच्चारण स्थान दंत भी होगा जो वर्ग के अनुसार है और न का उच्चारण स्थान नासिका भी होगा, न का उच्चारण स्थान नासिका भी होगा। और म का उच्चारण स्थान वर्ग के अनुसार ओष्ठ होगा और म का उच्चारण स्थान क्योंकि नाक से बोला जाता है इसलिए नासिका भी होगा। तो मित्रों ये 5 वर्ण जिनको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं, इन 5 वर्णों के उच्चारण स्थान 2-2 होंगे, एक अपने वर्ग के अनुसार और दूसरा होगा नासिका, क्योंकि ये
नासिका की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन कोई भी है तो वो सही होगा। नासिका दिया हुआ है तो नासिका सही है, कंठ दिया हुआ है तो कंठ सही है। और अगर दोनों ही ऑप्शन में हैं तो फिर आगे के ऑप्शन जरूर चेक कर लेना। एक ऑप्शन उभव वाला भी मिलेगा जो ये कहेगा कि ये दोनों अर्थात कंठ और नासिका दोनों। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, और अगला सूत्र है जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। हमने पढ़ा था जिह्वा मूलम के बारे में वर्ण प्रकरण में कि क और ख से पहले आने वाला अर्ध विसर्ग, क और ख से पहले आने वाला, क के पहले आ जाए चाहे ख के पहले आ जाए, क और ख से पहले आने वाला अर्ध विसर्ग जो है वो जिह्वा मूल होता है। वो कैसा होता है? जिह्वा मूलीय होता है। तो मित्रों जिह्वा मूलीय का उच्चारण स्थान भी क्या होगा? जिह्वा मूलम होगा। जब ये अर्ध विसर्ग क से पहले आएगा तो उच्चारण स्थान जिह्वा मूलम होगा, और ख से पहले आएगा तब भी उच्चारण स्थान क्या होगा? जिह्वा मूलम ही होगा। तब भी उच्चारण स्थान क्या होगा? जिह्वा मूलम होगा। तो अब तक आपने 7 उच्चारण स्थान पढ़े। पुनः दोहरा देता हूं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इचु यशानाम तालु, ऋटुर्षाणाम मूर्धा, लृतुलसानाम दन्तः, उपपदमानीयानाम ओष्ठौ, यमगणनानाम नासिका और जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। तो सामान्य जो 7 उच्चारण स्थान थे वो हम पढ़ चुके हैं। अब पाणिनीय शिक्षा में एक और उच्चारण स्थान जोड़ा गया था, उरस। आइए उसको भी देख लेते हैं। उरसः उरस, उरसः उरस अर्थात जिसका उच्चारण स्थान उर से हो, उर यानी हृदय, उर से हो, वह वर्ण कैसा कहलाएगा? उरस कहलाता है। अब प्रश्न यह आता है कि कैसे पहचाने कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान उरस से होता है। तो मित्रों सामान्य सी बात है कि जब ह वर्ण के साथ में, ह वर्ण के साथ में अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन हम पढ़ चुके हैं, ह वर्ण के साथ में अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन जुड़े हुए आ जाएं, मिले हुए आ जाएं, तो उसका उच्चारण स्थान उरस माना जाएगा। उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा? उरस। जैसे ह है और ह के साथ में अंतस्थ का य जुड़ता है तो हो जाता है य, अर्थात इसका उच्चारण स्थान उरस होगा। ह के साथ में व जुड़ जाता है तो वह जो हम आह्वान बोलते हैं, तो वहां ह के साथ में व जुड़ा अंतस्थ वर्ण, तो इसका उच्चारण स्थान भी क्या होगा? उरस होगा। ह के साथ में र जुड़ा, ह्रस्व बोलते हैं हम, तो ह के साथ में र जुड़ेगा तो इसका उच्चारण स्थान भी कौन सा होगा? उरस होगा। ह के साथ में ल जुड़ेगा तब भी इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? उरस ही होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब ह वर्ण के साथ में अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन जुड़ा हुआ आ जाए, संयुक्त होकर के आ जाता है, तो वहां पर उच्चारण स्थान जो होगा वो उरस माना जाता है। सामान्य रूप में अब इसको नहीं गिना जाता है, मूलतः 7 उच्चारण स्थान भी मान लिए जाते हैं। तथापि क्योंकि पाणिनीय शिक्षा में है इसलिए हमें ज्ञात होना चाहिए, और ऐसा कोई प्रश्न आ भी जाता है तो अब उसका समाधान आपके पास में है। आप न केवल 8वां उच्चारण स्थान जान गए हैं, साथ के साथ आप सीख गए हैं कि 8वें उच्चारण स्थान अर्थात उरस से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण किया जाता है। तो पुनः ध्यान दें, जब ह के साथ में अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन मिले हुए आएंगे, संयुक्त रूप में आएंगे, तो उसका उच्चारण स्थान उरस माना जाएगा। अब कुछ संयुक्त उच्चारण स्थान, ये तो मूल उच्चारण स्थान हो गए जिसकी चर्चा पाणिनीय शिक्षा में की गई है, लेकिन इसके अलावा कुछ वर्ण रह गए तो जो 2 वर्णों के संयोग से बनते हैं, तो उनके उच्चारण स्थान भी 2 वर्णों के संयोग से ही बनेंगे। जैसे पहला सूत्र है ए दयितो कंठ तालु, ए दयितो कंठ तालु। एत अर्थात हम कह सकते हैं इसको एत और ऐत, एत और ऐत। तो मित्रों एत का मतलब है ए और ऐत का मतलब है ऐ।
इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा होगा? कंठ तालु होगा। इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? कंठ तालु होगा। क्यों? क्योंकि ए वर्ण जो है वो दो वर्णों से मिलकर बनता है। गुण संधि में हमने पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे कि अ के साथ में जब ई मिलती है तो अ ई और ई को आद गुणा से गुण होकर के ए हो जाता है। अ और ई को आद गुणा से गुण होकर के ए हो जाता है। तो अब आप देखिए, अ का उच्चारण स्थान तो था कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालु। अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो दोनों से मिलकर बनने के कारण इसका जो उच्चारण स्थान बना वो भी दोनों से मिलकर बना कंठ तालु। तो अ का कंठ और ई का तालु मिलकर के ए और ऐ का उच्चारण स्थान बना कंठ तालु। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और अगला सूत्र है ओ दौत कंठोष्ठम। ओ दौत कंठोष्ठम। आप यहां भी ध्यान दें, ओत और औत। ओ से तात्पर्य है ओ और औत से तात्पर्य है औ। ओ और औ इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान जो होगा वो कंठोष्ठम होगा। ओ और औ का उच्चारण स्थान जो होगा वो क्या होगा? कंठोष्ठम होगा। क्योंकि ओ वर्ण भी दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है, अ और उ। गुण संधि में अ और उ को आद गुणे से गुण होता है, संधि प्रकरण में पढ़ेंगे। तो यहां भी अ वर्ण का उच्चारण स्थान तो है कंठ और उ वर्ण का हमने पढ़ा था ओष्ठ। उपपदमानीया नाम ओष्ठौ। तो कंठ और ओष्ठ दोनों उच्चारण स्थान मिलकर के ओ और औ का उच्चारण स्थान बनाएंगे कंठोष्ठ। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? कंठोष्ठ कहलाएगा। ए और ऐ किससे बने? कंठ तालु से। और ओ और औ कंठ ओष्ठ से। तो दोनों संयुक्त होंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों, वकारस्य दंतोष्ठम। अब संपूर्ण वर्ण प्रक्रिया में हम एक व्यंजन छोड़ चुके थे, वो कौन सा था? व। तो मित्रों याद रहे, वकार का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से मिलकर बनेगा। वकार का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से मिलकर बनेगा और उच्चारण होगा दंतोष्ठ से। तो कह सकते हो वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात वो वर्ण का उच्चारण दंतोष्ठ से होता है। और अंतिम सूत्र के रूप में है नासिकानुस्वारस्य। नासिकानुस्वारस्य अर्थात अनुस्वार, ये जो चिन्ह आता है अनुस्वार, सामान्यतः हमें स्मरण रहना चाहिए कि हमेशा स्वर के साथ आता है। तो इस अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका होगा। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होगा। तो मित्रों अनुस्वार जो होता है वो पंचम वर्ण के स्थान पर होता है, मौन आदि के स्थान पर होता है। हम व्यंजन संधि जब पढ़ेंगे तो उसको विस्तार से समझेंगे। तो जब पंचम यानी अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका ही होगा। अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी क्या होगा? नासिका ही होगा। तो मित्रों ध्यान रहे, नासिका अनुस्वारस्य अर्थात अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। तो ये सभी वर्णों के उच्चारण स्थान आपने पढ़े, सीखे, समझे। मित्रों सूत्रों की सहायता से आप इनको सहज रूप में याद कर सकते हैं। एक एक वर्ण को याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनको जान लेते हैं। पंचम वर्ण हम चर्चा कर चुके हैं, य म ङ ण न, ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। और इन पंचम वर्णों के दो उच्चारण स्थान होंगे। कितने होंगे? दो। कौन कौन से? एक तो प्रत्येक वर्ग का वर्ण का अपने वर्ग के अनुसार, जैसा कि आपको समझाया गया था, कंठ और नासिका, तालु और नासिका, मूर्धा और नासिका। तो दो दो उच्चारण इनके हो जाएंगे। एक तो अपने वर्ग के साथ और दूसरा नासिका भी इनका उच्चारण स्थान होता है।
यम वर्ण, यम वर्णों का उच्चारण स्थान भी नासिका को ही माना जाता है। मित्रों, हमने वर्ण प्रकरण में यम वर्ण को पढ़ा था और हमने सीखा था कि वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे वर्ण के बाद अनुनासिक आए तो पहले जैसा दूसरा वर्ण यम कहलाता है। वर्ण प्रकरण में हम इसको समझ चुके हैं। तो मित्रों, यम वर्ण के तुरंत बाद अनुनासिक होता है, पंचम वर्ण होता है, और पंचम वर्ण का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? नासिका की सहायता से होता है। इसीलिए यम वर्णों का उच्चारण भी किससे होगा? नासिका से ही होता है। पंचम वर्ण का उच्चारण नासिका है और पंचम के साथ जुड़कर के जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आता है तो वो यम कहलाता है, और यम का भी उच्चारण स्थान जो होगा वो क्या? नासिका ही होगा। हो, हमने उरस के बारे में चर्चा की थी कि हो के बाद में अंतस्थ या ऊष्म वर्ण साथ आ जाते हैं तो हो उनका संयुक्त रूप से जो उच्चारण स्थान हो जाएगा, हो और अंतस्थ या ऊष्म का मिलाकर जो उच्चारण स्थान हो जाएगा, जैसे हमने कहा था य, व, ह्र आदि, तो इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो किसको माना जाएगा? उरस को माना जाएगा। वो उच्चारण स्थान किसको माना जाएगा? उरस को माना जाएगा। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण प्रकरण था आपका उच्चारण स्थान, जहां से रीट परीक्षा में साथ के साथ संस्कृत से जुड़ी हुई किसी अन्य परीक्षा में, चाहे व्याख्याता परीक्षा हो या द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा हो, कॉलेज लेक्चर परीक्षा हो, हर परीक्षा में उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न निश्चित होते हैं। रीट में एक प्रश्न निश्चित है। शेष परीक्षाएं क्योंकि विषय की होती हैं तो उनमें उच्चारण स्थान से संबंधित 4-4, 5-5 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सहज और सरल प्रकरण है। इसको निश्चित रूप से याद कर लेना है, सीख लेना है और समझ लेना है। इसीलिए एक बार वापस सभी उच्चारण स्थान आपको दोहरा रहा हूं। मित्रों, ध्यान दें, सूत्रों की सहायता से सबसे पहले हमने पढ़ा था अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात अ, कवर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था इचु यशानाम तालु। उसके बाद हमने पढ़ा था इचु यशानाम तालु, अर्थात ई, चु यानी चवर्ग, य और श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होगा। इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होगा। फिर हमने पढ़ा था ऋतुषाणाम मूर्धा, अर्थात रिवर्ण, दोनों री, ह्रस्व और दीर्घ, रिवर्ण, टवर्ग, र और स, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। री, टवर्ग, र और स का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। अगला सूत्र हमने पढ़ा लृतुलसा नाम दंतः, अर्थात लृ केवल ह्रस्व रूप में होगी, तवर्ग, ल और स, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होगा। इनका उच्चारण स्थान कौन सा होगा मित्रों? दंत होगा। आगे हमने पढ़ा उपुपधमानीया नाम ओष्ठौ, उपुपधमानीया नाम ओष्ठौ, अर्थात उवर्ण, पवर्ग और उपधमानीय, इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। उपधमानीय यानी प और फ से पहले आने वाला अर्ध विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। अगला सूत्र हमने पढ़ा यमगणना नाम नासिका, यमगणना नाम नासिका, अर्थात जो पंचम वर्ण है प्रत्येक वर्ग के, उन पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होगा। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, अर्थात क और ख से पहले आने वाला अर्ध विसर्ग जिह्वा मूल्य होता है और इनका उच्चारण स्थान जो होगा वो जिह्वा मूलम ही होगा। अगले सूत्र में उर्सह उरस, उर्सह उरस, अर्थात ह के साथ में अंतस्थ या ऊष्म वर्ण जुड़े हुए आ जाएंगे तो उनका उच्चारण स्थान संयुक्त रूप से क्या हो जाएगा? उरस हो जाएगा। ए दैतौ कंठ तालु, अर्थात हम कह सकते हैं ए आई, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ तालु कहलाएगा। ए दैतो कंठ तालु, ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठोष्ठम, अर्थात ओ और औ, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होगा। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होगा। वकारस्य दंतोष्ठम, व वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होगा, व वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होगा। नासिका अनुस्वारस्य,
और अंतिम सूत्र हमने पढ़ा था नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी क्या होगा, नासिका ही होगा। अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी क्या होगा, नासिका ही होगा। तो मित्रों ये आपका उच्चारण स्थान प्रकरण था। हमने सीखा, पढ़ा, समझा। आप इसको बार बार दोहराएंगे तो निश्चित रूप से उच्चारण स्थान जैसे प्रश्न को बड़े आराम से सहज रूप में हल कर पाएंगे। सूत्रों की सहायता से ही याद करना है मित्रों, एक एक वर्ण को याद नहीं करना है। तो आगे आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रकरण के साथ में। तब तक निरंतर मेहनत करते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।